नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। जी हाँ, एक ऐसा शो 18 स्वदेश की ऐसी मुहिम जहां पर हम चाहते हैं कि आप तमाम जानकारी के साथ और वित्त साक्षरता के साथ आगे बढ़ते हुए शेयर बाजार में प्रवेश करें। भले ही आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं या शेयर बाजार में एंट्री करने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझना चाहते हैं, ये एक क्लासरूम है शेयर बाजार का जो हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं, जहां पर आपके सवाल हम आपको शो पर एक्सपर्ट से पूछने का मौका देंगे। और सवाल पूछने का तरीका है वो मैं आपको बता देती हूं। एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और आप स्कैन करते ही एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। उस नंबर पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। सवाल जैसा भी हो, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है तो आपको डालना है कि आपने कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं। साथ ही YouTube पर अगर हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त तो अपने सवाल YouTube के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। शेयर बाजार सबका अधिकार वित्त साक्षरता की हमारी ऐसी मुहिम जहां पर इक्विटी एसेट क्लास के तौर पे कैसे आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकती है, इस पर आपको हम जानकारी देते हैं। मेरे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश कोरक्षकर हैं, एंजल वन की स्नेहा सेठ भी हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और श्रीकांत जैन हमारे दर्शक जिनका सवाल हम लेंगे, शायद ये फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। श्रीकांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आपका सवाल शो पे लाइव ले रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको सुन सकते हैं। आपने कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मोस्टशिप लिया था, मोस्टशिप। और आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 300 रुपीज। अभी हाल ही में लिया है क्या? हाँ, हाल ही में लिया है। कब तक रुकना चाहते हैं इसमें? अभी मार्केट देख के अभी हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, इसके लिए आपको पूछा गया है। चलिए, तो स्नेहा एक नियर टर्म आउटलुक हम इनको दिलवा देते हैं। 298 फिलहाल चल रहा है, इनकी बाइंग प्राइस 300 है। और क्लियरली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक जाना माना नाम इस पूरे क्षेत्र में। बताइए क्या कहेंगी आप? नियर टर्म आउटलुक स्टॉप लॉस के साथ बताइएगा। कविता, सॉरी बट मैं काउंटर ट्रैक नहीं करती हूँ। ऑलराइट, अविनाश। इनफैक्ट कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो मोस्टशिप बेसिकली इसलिए थोड़ी सी एक्शन में है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के चिप्स में थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो इसीलिए आई थिंक मार्केट को ये स्टॉक काफी पसंद आ गया है। नंबर्स भी काफी थोड़े से पिछले क्वार्टर के मैं देख रहा था, थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है। और आगे मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में हमको दिख रहा है, इसका फायदा डेफिनेटली मोस्टशिप को मिलेगा। बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत समय के बाद चली है, तो मेरा तो मानना है कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक निचले लेवल से काफी चल चुका है और इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो अगर ये पैसा बनाना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, तो ही आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अविनाश जी का, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें अगले दर्शक को जोड़ते हैं। शरद जी जुड़ रहे हैं। शरद जी बताइए, क्या है आपका सवाल? Sir, thank you for first of all being our investor, like those who are very few time for search and all these things. तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग कंसर्न करते हैं। तो सर मेरा सवाल है दो। एक है बीएससी लिमिटेड, मेरे पास है करीब 50 शेयर एट द रेट ऑफ 900। मैंने मतलब एसआईपी के माध्यम से किया हुआ, कभी 10 कभी 15। और सुजलॉन के शेयर हैं करीब 1830 अभी, और वो एट द रेट ऑफ 29। तो क्या मैं इसमें अभी करंटली और अधिक इन्वेस्ट करूं या क्विट करूं या कि कंटिन्यू रहूं? जी बिल्कुल। और आपका नजरिया कितने समय का? आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं इसे या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए। जी ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बीएससी की इनकी खरीदारी है 900 रुपये के भाव से और सुजलॉन में है कुछ 29 रुपीज़ के भाव से। तो यहाँ पे क्या लगता है, इससे और भी यहाँ पे तेज़ी दिख सकती है या यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दी जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से बीएससी तो ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बीएससी प्लेटफॉर्म बिजनेस है और हमने देखा है कि अभी अगले साल होपफुली एनएससी का आईपीओ होगा तो वो बीएससी पे ट्रेड करेगा। प्लस इनका म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म स्टार म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। डेरिवेटिव वॉल्यूम्स भी अभी बीएससी पे काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं और जिस प्रकार की वाइब्रेंसी आपको कैपिटल मार्केट में दिख रही है, इसका डेफिनेटली बेनिफिट दोनों एक्सचेंजेस को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो यहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा होगा और प्लस इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है,
50 शेयर है, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। रही बात सुजलॉन की, तो देखिए मुझे लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छा गेन ऑलरेडी बनाया। 28 रुपए का शेयर इनका करीबन 53-54 चल रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले और मेरे ख्याल से बाकी की क्वांटिटी होल्ड करे, अपना कैपिटल निकाले और बैलेंस क्वांटिटी जो बनेगी वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। तो ये स्ट्रेटेजी लेके यहाँ पे काम करे, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अगले 1.5-2 साल के काफी अच्छे हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक बड़ी है और होपफुली कंपनी अभी प्रॉफिटेबल होगी। तो शरद, आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे काम को सराहा और यही हमारे लिए एक तरह से ऊर्जा है। हमारी कोशिश यही है शेयर बाजार सबका अधिकार के जरिए कि हर आम इन्वेस्टर के हाथ मजबूत करें। और जिस तरह से अविनाश जी ने आपको सलाह दी, आप यकीन मानिए इससे अच्छी सलाह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ईटी नाउ स्वदेश पर हम बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट आपको हर चीज़ आपके सामने रखते हैं और आपके दोनों स्टॉक पर आपकी जो भी शंकाएं हैं, उम्मीद है कि उसकी शंका का समाधान हुआ होगा। आगे भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमोद जी को जोड़ते हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। प्रमोद जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं सर पठानकोट से बोल रहा हूँ सर। मेरे 2 स्टॉक हैं जी। मेरा पहला स्टॉक है सर भारती एयरटेल है, वो जो उस दिन हाई पे गया था तो मेरा खरीदे 1500, मैं लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ। और दूसरा है अवंती फीड सर, ठीक है, और वो मैंने लिया है 640 पे 200 शेयर सर। ठीक है, दोनों ही स्टॉक जो हैं आपने ऊपरी स्तरों पर लिए हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। चूंकि लंबी अवधि का नजरिया, तो मुझे एक बार फिर अविनाश जी आपके पास ही आना पड़ेगा। एयरटेल इन्होंने जो हाल में उछाल आया उसमें खरीदारी की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1500 के ऊपर खरीदारी की है। 640 रुपए के भाव पे इन्होंने अवंती फीड्स को खरीदा हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए लॉन्ग टर्म के नजरिए से, लंबी अवधि के हिसाब से क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए भारती एयरटेल इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे जरूर लिया है, लेकिन अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है, तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर में प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, प्लस 5G रोल आउट हो रहा है। तो ऐसी कंपनीज में आपको कम से कम मिनिमम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके काम करना है, तो ही रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबली आपके फेवर में आएगा। और भारती एयरटेल तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कंपटीशन को मैनेज किया है, अभी उन्होंने भी एक टैरिफ हाइक किया है, तो उसका भी असर आपको आने वाले क्वार्टर के नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, पॉसिबली सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। आई थिंक 50-60 रुपया ऊपर नीचे होने से कंपनी खराब नहीं होती और आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड आप टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। दूसरा शेयर कौन सा था इनका प्रशांत, इफ यू कैन प्लीज? अवंती फीड्स था सर। 640 के भाव पे इन्होंने अवंती फीड्स में निवेश किया हुआ है। देखिए अवंती फीड्स काफी बड़ा प्लेयर है एक्वाकल्चर में, ये फीड के ऊपर फोकस करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगती है वो ये है कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, काफी अच्छे मार्जिन है और उनका मेन मार्केट यूएस मार्केट है, और जो अभी काफी हद तक टर्न अराउंड हो चुका है और अभी डिमांड वापस बढ़ रही है, तो ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। मेरे ख्याल से आने वाले बजट में भी हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग को लेके, एक्वाकल्चर को लेके कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू रखिए, अच्छी खासी कमाई होगी। थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे निवेशित रहना काफी जरूरी। राइट, चलिए तो यहाँ पे दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इस बीच अहम खबर जिसकी ताज़ा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अंकुर भी जुड़ गए हैं। दरअसल डेट सिक्योरिटीज़ को लेकर सेबी का बड़ा फैसला आया है और सेबी डेट सिक्योरिटीज़ की फेस वैल्यू को यहाँ पर सेबी ने घटा दिया है। इस पूरे मामले को समझते हैं आसान भाषा में। अंकुर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ज़रा आसान भाषा में समझाइएगा सेबी के इस फैसले का मतलब क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी हाँ, सेबी ने मंजूरी दे दी है मिनिमम टिकट साइज जो डेट सिक्योरिटीज़ है उसको कम करने की। और पहले ये डेट सिक्योरिटीज़ की मिनिमम टिकट साइज 1 लाख रुपए थी, अब उसको घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मात्र 10,000 रुपए से डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है। पहले ये रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए की थी, तो एक तरीके का एक डिटरेंट था, क्योंकि कोई भी एक आम निवेशक जब इन्वेस्ट करना चाहता था डेट सिक्योरिटीज़ में तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम उसके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए थे। अब ये सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हो सकता है। सेबी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने मार्केट रेगुलेटर को रीच आउट किया था और बोला था कि आप जो मिनिमम टिकट साइज है उसको कम करिए, और फाइनली अब इस पर मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश पे हमने पहले ही आपको बताया था
कि जो डेट सिक्योरिटीज़ की मिनिमम टिकट साइज को कम करने पर मार्केट रेगुलेटर विचार कर रहा है और अब इस पर फाइनल मोहर लग गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो डेट मार्केट है जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन कम था, इस मूव के बाद पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ये मार्केट थोड़ा डीप होगा, क्योंकि अगर एक आम निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे कि इक्विटीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन ये है कि रिटेल डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ और रुख कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक कदम आता हुआ सभी की तरफ से, और शुक्रिया अंकुर, आपने तमाम डिटेल्स हमें दी और दर्शकों को इसका इम्पैक्ट भी बताया। लेकिन हम एक बार फिर से रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप पे भी सवाल आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। और इनफैक्ट स्नेहा हमारे दर्शक हैं, पंकज, इन्होंने पीसी ज्वेलर लिया हुआ है, 55.5 इनकी बाइंग प्राइस है, ये बोल रहे हैं। और क्लियरली इनका सवाल है कि होल्ड करना है कि सेल करना है। तो मेरे हिसाब से इनका शॉर्ट टर्म नज़रिया होगा इस काउंटर में। ज़रा बताइएगा कि खबरों के लिहाज से मेरे ख्याल से 1500 करोड़ का एक राइट्स इशू को लेकर यहाँ पर फंड रेजिंग कमेटी की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं इनके लिए, बट उसके अलावा शॉर्ट टर्म नज़रिया क्या होगा पीसी ज्वेलर में? कविता, अगर आप काउंटर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जरूर हो गया अराउंड। अगर आप देखें तो एक वीकली चार्ट में एक सपोर्ट है जहाँ पे ये काउंटर ने वहां से ही रिकवर किया, दैट इज 44-45। आई थिंक जब तक ये 44-45 को रिस्पेक्ट कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, बट अपसाइड में जो आपको लेवल वॉच करना रहेगा दैट इज 56-57। ये लेवल्स क्रॉस होता है तो इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा। हालांकि जो रिसेंटली अपमूव आई थी उसमें वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा अपमूव आया था, तो वो इंटरेस्टिंग है। तो आई वुड से करके कि एक 44 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अपसाइड में जो लेवल आपको वॉच करना है वो 46-47 का रहेगा। उसके बाद ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसके काफी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी राय स्नेहा जी की। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी सवाल आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं। तो ये सवाल है नितिन जी का जलना से, महाराष्ट्र से, और इन्होंने हैथवे केबल्स में कुछ 1000 शेयर खरीदे हैं 27 के प्राइस पर। तो स्नेहा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि ये टेक्निकल इसमें देख के आप बताइए कि 27 के भाव पे ख़रीदा है और 2 साल से होल्ड कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है उनके बाइंग प्राइस से, लेकिन अगर इस महीने का रिटर्न देखें तो 24 से 25% कुछ अपमूव दे चुका है। तो क्या लगता है अभी भी यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना रह सकता है या फिर थोड़ा यहाँ पे निकल जाने की सलाह? आई थिंक इसमें बने रहने की ही सलाह होगी। अगर आप देखें तो काउंटर ने काफी अच्छा अपमूव दिया है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे आए हैं रिसेंटली जो अपमूव आई है उसमें। तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए अराउंड 21-22 के आसपास। 20 के आसपास आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, क्योंकि वो कोइंसाइड करता है 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास। और रिसेंटली कितने टाइम ऐसे हुआ है करके कि काउंटर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है और वहां से ही रिकवर करता है। तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 21 का लगा के होल्ड करें। अपसाइड में पोटेंशियल है ये काउंटर का, एटलीस्ट वो 25-26 तक लेवल दिखा सकता है, और उसके ऊपर जाता है तो ओवरऑल काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग आ सकती है। तो आपके स्टॉक पर आती हुई, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली कॉलर को जुड़ते हैं। दिशा जैन हमारे साथ हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। दिशा, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आप सवाल है आपका? Sir, good morning. Sir, I have Bombay Dyeing at 3,000 shares at the rate 179.90. तो सबसे पहले तो दिशा आपको बधाई हो, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने स्टॉक में एंट्री की है। अब हमें ये बताइए कि आप और कितना रुक सकती हैं, या आपका सीधा स्पेसिफिक सवाल इस पे क्या होगा? सर 1 ईयर और वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल के नजरिए से अविनाश जी अच्छे लेवल पे बॉम्बे डाइंग में इन्होंने एंट्री की है। 179 की बाइंग है, अच्छे खासे क्वांटिटी में भी इन्होंने स्टॉक को खरीदा है और उसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ आज हम स्टॉक पे देख रहे हैं कि लगभग 2% का दबाव नजर आ रहा है। 1 साल के नजरिए से बॉम्बे डाइंग कहां तक जा सकता है? प्रशांत, मुझे लगता है कि देखिए बॉम्बे डाइंग एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादातर अपने रियल एस्टेट बिजनेस को लेके काफी चर्चा में है, और यही कारण है कि देखिए टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो मार्जिन प्रेशर है, वहां पे कोई ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम उनके रियल एस्टेट लैंड बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बॉम्बे में इनके पास काफी बड़ा लैंड बैंक है और ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले साल 1.5 साल में अगर ये
फ्रक्टिफाई होता है और होपफुली जल्दी से इसके रिजल्ट्स आपको नंबर्स में दिखते हैं तो डेफिनेटली इसमें अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर को मैं यही कहूंगा कि 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में अभी बहुत जोर से चल रहा है। स्पेसिफिकली बॉम्बे मार्केट में तो तेजी बहुत मजबूत है, इन्वेंट्रीज काफी बिक रही है। एक बार ये लैंड बैंक कन्वर्ट होती है प्रॉपर्टी एसेट्स में, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बॉम्बे बैंक को काफी फायदा होगा। तो आई थिंक इट इज बेटर टू होल्ड, बट टाइम फ्रेम थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें। ये नज़रिया बॉम्बे डाइंग में होल्ड करने की सलाह अविनाश की तरफ से, लेकिन एक खास पेशकश की ओर हम बढ़ते हैं। हाल में कर्नाटक सरकार ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 1040 करोड़ रुपए के 2 बड़े MOU साइन किए हैं। दोनों करार कर्नाटक सरकार के लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज और इंफ्रा डेवलपमेंट मंत्री MB पाटिल के नेतृत्व में DN सॉल्यूशंस और EMNI कंपनी लिमिटेड के साथ हुए हैं। इन दोनों MOU से कर्नाटक के मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और बैटरी सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण कोरिया में नए करार से कर्नाटक में न सिर्फ ग्रोथ और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कर्नाटक आने वाले दिनों में एक ग्लोबल हब बनकर भी उभरेगा। के साथ हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुनील जी। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? सुनील जी आप सुन सकते हैं? चलिए, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ हम एक YouTube का सवाल ले लेते हैं। YouTube पर एक सवाल आया है करण के तरफ से। HCC के शेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं, 4700 शेयर होल्ड कर रहे 50.5 के भाव पर। तो स्नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, 50.5 के भाव पर ये HCC होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल स्टॉक 5% वहाँ से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो 16 सेशन से एक कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में। क्या लगता है यहाँ पे बने रहे या फिर थोड़ा निकल जाने की सलाह दी जाए? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था 30-31 लेवल से, और ये जो 50 लेवल तक जो अपमूव आई थी उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपमूव आई है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन मुझे लगता है अब 44-43 के आसपास हो गया है। तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 43 के आसपास मेंटेन करके इसमें लॉन्ग की ही सलाह। लाइक अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग भी लेना है तो आई वुड से करके कि ये लेवल्स काफी अच्छे हैं, और कोई ऑलरेडी जिसके काउंटर लॉन्ग की साइड पर है तो आई वुड से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 43 का मेंटेन करें। अपसाइड में एक अगर 50-51 क्रॉस होता है तो इसमें मोमेंटम फिर से आ जाएगा। तो ये है HCC पे नज़रिया, आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, होल्ड करने की यहाँ पर सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ YouTube के सवालों को शामिल करते हैं। तोमर जी हैं एक, जिन्होंने अपना नाम पूरा नहीं बताया है। उनका सवाल अशोक लेलैंड पे है। हालांकि उन्होंने कोई नज़रिया नहीं बताया है और ना ही ये बताया कि उन्होंने इसमें ख़रीदारी की है या ख़रीदारी करना चाहते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो शायद इस स्टॉक में ख़रीदारी करना चाहते हैं। अविनाश जी बताइए, अशोक लेलैंड इन लेवल्स पे क्या खरीदारी करने की सलाह रहेगी या किसी और ख़ास रणनीति के तहत स्टॉक में एंट्री की जा सकती है, या अगर इसके अलावा इसी रेंज में कोई और बेहतर विकल्प है तो वो भी सुझाएं? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड अगर नजरिया आपका कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। कंपनी नॉट ओनली कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में है लेकिन डिफेंस में भी काफी बड़ा प्लेयर है, और अनुमान है कि आने वाले बजट में डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे तो कंपनी को कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी बड़ी मात्रा में अभी एक्सपोर्ट बसेस भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो 260-270 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से अगर खरीदना भी है इस लेवल पे तो थोड़ा थोड़ा करके SIP के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा निवेश यहाँ पे ये कर सकते हैं। 6 से 12 महीने का नजरिया रखिए और एक विशेष रणनीति अविनाश जी ने आपको सुझाई है, उस हिसाब से स्टॉक में आगे बढ़िए। बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर आपके लिए लेकर आते हैं। सरकार आने वाले बजट में LPG सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है। पूरी खबर के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं आखिर क्या है जानकारी, सीधा आम उपभोक्ता से जुड़ी हुई है ये? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट होगा, उसमें LPG सब्सिडी का जहां तक सवाल है उसी फाइनेंशियल साइज को बरकरार रख सकती है जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में की गई थी।
सूत्र हमें बता रहे हैं कि खासकर ये 2 वजहों से होगा। पहला तो ये कि सरकार जो है एक तो डायरेक्ट एलपीजी सब्सिडी के तौर पर जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं कस्टमर्स के खाते में, उसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, और दूसरा फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए कनेक्शन के ऊपर जो कॉस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेयर कर रही हैं उसकी भी अदायगी सरकार करेगी। इसके लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है वो पूर्ण बजट में किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला कस्टमर्स को देती है, और ये 300 रुपए की अदायगी जो है शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं, और उसके बदले में सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। करीब 2,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है सरकार चालू वित्त वर्ष में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कर चुकी है, और बाकी की रकम की अदायगी जो है आने वाले दिनों में की जाएगी, और इसका एलोकेशन आगामी बजट में किया जाएगा। जहां तक फ्री एलपीजी कनेक्शन का सवाल है, करीब 70 लाख नए कनेक्शन देने हैं, जिसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है इस स्कीम के तहत। लिहाजा वित्त वर्ष 2026 तक इस स्कीम का बेनिफिट कस्टमर्स ले सकते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखेगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस वक्त बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी की वजह से अब उन्हें पेट्रोल डीजल पर कोई घाटा नहीं हो रहा है उसकी बिक्री पर। अब एलपीजी की बिक्री पर भी कोई घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 150 रुपये प्रति सिलेंडर की बिक्री पर उनको घाटे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें कोई घाटा नहीं हो रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल में है काफ़ी समय से, लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस वक्त बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में है, और जो प्रीवियस लॉसेस है उसको भी रिकवर कर लिया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार की तरफ से मिलेगा, और जो उन्हें अंडर रिकवरी हो रही थी अभी उस अंडर रिकवरी का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा है। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। समय कम है, फटाफट से अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये खबर भी आपने देखी, एलपीजी सब्सिडी का जो दायरा है वो सरकार बढ़ा रही है। इसके हिसाब से अगर हम स्टॉक्स को ट्रैक करें तो वो किन पे इम्पैक्ट आपको नजर आ सकता है, कहाँ नजर रखनी चाहिए? अविनाश जी अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो खबर है ये डेफिनेटली सारे जो नेचुरल गैस प्लेयर्स है प्लस जो एलपीजी में ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि एलपीजी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है, तो पेट्रोनेट एलएनजी है, उसके बाद दूसरे जो गैस प्लेयर्स है वहां पे फोकस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि गैस का कंजम्पशन उनको बढ़ाना है, उनको थोड़ा सा और उसको पॉपुलर करना है। तो आई थिंक मोर स्पेसिफिक डेटा आने के बाद ही आई थिंक कितना इम्पैक्ट कौन सी कंपनी पे आएगा ये कहना शायद ठीक रहेगा। बट डेफिनेटली आई थिंक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है प्लस जो गैस रिलेटेड कंपनीज है, जैसे मैंने कहा कि एलपीजी डायरेक्टली तो कोई ऑफलोड नहीं करता है, बट एक कंपनी है, छोटी कंपनी जो कॉन्फिडेंस पेट्रो नाम की कंपनी है, इसको भी शायद बेनिफिट होगा क्योंकि ये भी एलपीजी मार्केटिंग अपने 3-4 स्टेट्स में करती है। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक कहना अभी मुश्किल है, बट डेफिनेटली सारे प्लेयर जो एलपीजी में काम करते हैं इनके लिए काफी पॉजिटिव बात रहेगी। इसके मुताबिक नज़रिया आप अपना बांध सकते हैं और यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं। इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार को समाप्त करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका, स्नेहा आपका, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन भी किया। और मुझे अंश और प्रशांत को भी इजाज़त दें, लेकिन हम सबको इंतज़ार है भारतीय क्रिकेट टीम जो मुलाकात करने वाली है पीएम मोदी से, और उसके बाद विजय परेड जो उनकी निकाली जाएगी मुंबई में। अच्छा, आपको पता है पिछले दफ़े जर्सी खरीद कर लाए थे हमारे भाई साहब, आप जाने वाले हैं शाम को विजय परेड में? अब बिल्कुल कोशिश तो यही है कि जाने के लिए जाएंगे तो फिर आपसे लाइव विजुअल्स हम मांगने वाले हैं। बिल्कुल, कोई नहीं जाएगा, अंश से विजुअल्स लेंगे। चलिए, इसी नोट पर हमें भी इजाजत दें, लेकिन ब्रेक के